नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों से आप चहुं और ज्ञानव्यापी की चर्चा सुन रहे होंगे। स्वाभाविक है, शिवलिंगम के मिलने की सूचना से सभी सनातनी झूम उठे हैं और हर तरफ दीप जलाकर नाच गाकर भोले भंडारी का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन कुछ मुंहपिटे ऐसे भी हैं जिन्हें दस्त लग गए हैं। जी हाँ, नहीं, आप मुसलमानों को समझ रहे होंगे। नहीं, मुझे ओवैसी, आजम और इमाम से कोई समस्या नहीं है। उनका मस्जिद समाप्त होने की कगार पर है तो उनका दर्द तो स्वाभाविक है ना। मुझे दिक्कत उन दो मुहे सपोलों से है जो जन्म से हिंदू हैं लेकिन कर्म से नर पिचाश। जी हाँ, ये मौका मिलते ही अपने ही लोगों को डसने लगते हैं। ये पूरे जतन से हिंदुओं को नीचा दिखाने, उनका सर्वनाश करने और उन्हें निरंकुश घोषित करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ को वोट चाहिए, कुछ को कुर्सी या पद चाहिए और कुछ अपने लॉन्ग टर्म नैरेटिव को सेट करने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पैसे पर बिक जाते हैं। इन सपोलों को आप सब बेहतर जानते हैं और समय समय पर इनके कांटे का दर्द भी सहते आए हैं। लेकिन अब ये नया भारत है। ये सहेगा नहीं, ये कहेगा, खुल कर कहेगा और तब तक जलील करता रहेगा जब तक कि इनके एजेंडे का सर्वनाश न हो जाए। आज राजनीति में, बॉलीवुड में, मीडिया में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्वयंसेवी संगठनों में ऐसे नर पिशाचों का आधिक्य है जो अपने ही धर्म को तमाशा बनाकर सेकुलर होने का प्रमाण पत्र हासिल करते रहते हैं। वास्तव में उनका कोई धर्म है ही नहीं। इनमें से कुछ तो विधर्मी हो गए हैं, बाकी त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए हैं। बरखा दत्त, राणा आयूब, अरुंधति रॉय, रवीश कुमार, कन्हैया कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, पप्पू गांधी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, स्वरा भास्कर, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, मेधा पाटेकर, अनुराग कश्यप, ऋचा चड्ढा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बहुत लंबी फहरिस्त है इन दो मुहे हिंदुओं की जो विपत्ति में भी धर्म का साथ नहीं दे सकते। और बात धर्म की ही नहीं है, बात समाज की है। आज समाज के लिए ये नासूर बन चुके हैं। कौन? ये एक विचारधारा जिसे कि हम वामपंथ के नाम से जानते हैं। यह अपने सिवा किसी और के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। जहर तो इनमें इस कदर भरा है कि जह पांव पड़े वामपंथन के तह बंटा ढार। इतिहास पर नजर डालें तो वामपंथियों का जो चेहरा नजर आता है उससे उन्हें हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, इंसान मानने में भी संकोच होता है। इंसान आजकल इतना डसने लगे हैं कि बेचारे सांप भी डरने लगे हैं। ये वही है। मैथ्यू वाइट के हिसाब से 1947 से लेकर 2011 तक अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट शासन के दौरान लगभग 7 करोड़ लोग मार डाले गए, जबकि विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन के हिसाब से 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मारा गया है इतने कम समय के अंदर। अब इन्हें नरपिशाच न कहें तो क्या कहें। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजा त्रिपाठी जी। राजा त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है कि अब तक वामपंथियों की विभिन्न गतिविधियों को देखकर लगता है कि ये गले तक देश विरोध में डूबे हुए हैं। आखिर वामपंथी देश को तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्या मकसद है इनका?
वैसे तो मोदी सरकार में इनकी दशा काफी दयनीय हो चली है, लेकिन अभी भी हर देश हित के मुद्दे पर यह अपने बिलों से बाहर चले आते हैं और बवाल खड़ा करते हैं। इनके मंसूबों को कुचलने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। नमस्कार। आपने प्रश्न किया कि ये वामपंथी भारतवर्ष को क्यों तोड़ना चाहते हैं, इन्हें रोकने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले हमें इन वामपंथी विचारधारा की जड़ों की ओर एक निगाह देख लेने की ज़रूरत है। ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, दक्षिणपंथी वामपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी जिसमें राष्ट्रवाद और अपनी सांस्कृतिक सोच आती है, वामपंथी जिसमें अनैतिकता, नास्तिकता और उन्मुक्त सोच आती है। चूँकि साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है तो इसके महापुरुष भी कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन माओवादी हैं। मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम का नशा है और कुछ नहीं। स्टालिन ने कहा था कि सेक्स प्यास लगने जैसा है, जब भी प्यास लगे तो पानी पी सकते हो, वैसा ही है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी विकृत मानसिकता के साथ ये क्या कर सकते हैं। संबंधों की पवित्रता में तो इनका विश्वास ही नहीं। गंदगी में पलने वाले कीड़े कभी स्वच्छता को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह से वामपंथी राष्ट्रवाद और धार्मिक आस्था को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनका ये पुरजोर विरोध करते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में इनका कोई मायने सही रहा हो, पर वर्तमान में कालांतर में देखा जाए तो सत्ता, शक्ति और धन प्राप्त करने के चक्कर में ये पूर्ण रूप से विकृत हो चुके हैं। ये जिस जगह रहते हैं उस भूभाग से, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की पुरानी परंपराओं से, धार्मिक आस्था से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये उसका पुरजोर विरोध करते हैं और अपनी सोच को ही सब कुछ मानते हैं। भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपराओं, सांस्कृतिक सोच, धार्मिक आस्था को तोड़े बगैर ये भारत में राजनीतिक सत्ता नहीं हासिल कर सकते, किसी भी प्रकार की शक्ति हासिल नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या करें? तो फिर ये भारत को तोड़ेंगे ही तो, अंग्रेजों की ही तरह। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी छद्म भाव से, शिक्षा के माध्यम से इस देश की अनपढ़ जनता के बीच इन लोगों ने जो शिक्षा का प्रसार प्रचार किया, उन्हें जो गलत तरीके से जागरूक किया, तो उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। हिंदुओं के भीतर अपनी शिक्षा के माध्यम से हीन भावनाओं का जागरण कर दिया। हिंदू अपनी जड़ों से ही दूर चला गया, उन्हें अपनी परंपराओं पर गर्व नहीं होने दिया और भारत की विषमताओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, जातिगत संघर्ष, इनके लिए बीज और खाद पानी का काम किया, जिसके नाते ये फले फूले आगे बढ़े और उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी जो कि बड़ी होकर आज कहती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुर्भाग्य है कि विचारधारा कभी समाप्त नहीं होती। भगत सिंह जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वामपंथी हो गए थे, उन्होंने जेल से ही वामपंथी विचारधाराओं की तमाम सूक्तियाँ, विचार अपने पत्र में लिखने शुरू कर दिए थे। उन्होंने लिखा था कि ये विचार अमर होते हैं, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। और जब विचार अमर होते हैं, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, ये बात तो सही है। तो फिर ये कीड़े इस देश को तोड़ने का ही तो काम करेंगे। इनके लिए बस मेरी समझ से एक ही रास्ता है कि हम सब राष्ट्रवाद का अलख जन जन तक पहुंचाएं, जन जन में जगाएं। भारत सरकार वर्तमान की देश की सत्ता सक्षम है देश का इतिहास और शिक्षा पद्धति प्रणाली को बदलने में, वो इसे बदले। और आज साक्षरता का माहौल बहुत बड़ा है,
संख्या भी इसकी बहुत ज़्यादा है पहले के बनस्पत। हम इसके माध्यम से एक जागरूकता लाएं, अपने महापुरुषों पर गौरव करना सिखाएं, उनकी पुरानी गाथाओं को फिर से समाज के जन जन और युवाओं के बीच स्थापित करें। ये लड़ाई केवल सोशल मीडिया में ही नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सड़कों पर भी हमें उतरना पड़े तो हम हिंदू समाज न डरें, न झुकें, न रुकें और उतर के इनका मजबूती से मुकाबला करें। वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, हर जगह, क्योंकि ये वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक इन्हीं मुद्दों पर लड़ते हैं और इन्हीं को अपना अस्त्र बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक सभा में किसी के प्रश्न करने पर, जैसा कि आज आपने मुझसे प्रश्न किया है, किसी ने उनसे पूछा कि आखिर इन वामपंथियों को समाप्त कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तो एक नासूर बन गए हैं इस देश के लिए, जो कि भारतीय सेना के खिलाफ चाइना की सेना का स्वागत करते हैं। तो अटल जी ने बड़ी गंभीरता से इसका उत्तर दिया था कि हमारा राष्ट्रवाद और भारतीय जीवन दर्शन ही पर्याप्त है इनको समाप्त करने के लिए। अगर हम अपने राष्ट्रवाद पर अडिग रहें, इसका प्रचार प्रसार और जन जन के बीच इसका रोपण करें और अपने भारतीय जीवन दर्शन को अपनाएं और लोगों को अपनाने को कहें, तो हम इस कीड़ों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। धन्यवाद राजा जी। एक बार इंसान ने सांप से पूछा कि तुम इतना जहर रख कर भी आराम से कैसे जी लेते हो? तो सांप ने कहा, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं जहर दिमाग में नहीं रखता। इनके दिमाग में जो जहर है उसका तोड़ हमारा संगठित और एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण और धर्म उत्थान में लगे रहना ही हो सकता है। अगर हिंदू बटे तो इन्हें हावी होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए याद रखिए, हमारी एकता ही इनके विनाश का कारण बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े और हमें सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।